प्रणाम प्यारे बच्चों, आप सभी का विद्या दर्शनी शिक्षण कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछली कक्षा में बरसे बादल कविता पाठ सुंदर ढंग से शब्दार्थ और उसका भावार्थ और उस कविता का पठन हम सुन चुके हैं। तो देखिए, आज की कक्षा पाठ्य अंतर्गत और पाठ्य अंतर्गत कार्य है। उसके अंतर्गत देखिए, हम परीक्षा में कई प्रकार के प्रश्न हमें पूछते हैं। उसके अंतर्गत देखिए, अपठित और पठित पद्य और गद्य आता है और पठित कविता अपठित कविता भी आती है। और उसके बाद हमें अर्धगृह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्न पूछते हैं। अर्धगृह्यता प्रतिक्रिया कहने से क्या है? ये सुनो बोलो पठन कौशल के अंतर्गत आता है। तो हमें हर पाठ में अर्धगृह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्न भी होते हैं। हर पाठ के अंतर्गत वो अर्धगृह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्न आप सभी सोच विचार कर आप अपने ढंग से ही देना है। यहाँ पर हूबहू जो पुस्तकों में, गाइडों में और दूसरे कुछ मटेरियलों में आने वाले प्रश्न नहीं आते, क्योंकि ऐसे प्रश्न वहाँ पर दिया नहीं जाता। इसलिए आप अपने ही सोच विचार के साथ अपने ढंग से इसका उत्तर देना है। तो देखिए, अपने पाठ के अंतर्गत अर्धगृह्यता प्रतिक्रिया भी है। तो देखिए, बरसे बादल पाठ में अर्धगृह्यता प्रतिक्रिया, घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए बच्चों, घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पाठ में आपको समझाया गया है घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में किस तरह से करना है। आप ही सोच विचार कर देना है। घने बादल कहने से क्या होता है? घने तेलुगु में क्या कहते हैं उसे? दट्टमैना, नल्लनी, मेघालु, इस तरह से कहते हैं। तो अपने शब्दों में इसका वर्णन करना है, तो कीजिए। कुछ समय दिया जा रहा है, आप ही इसका उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। तो लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आपने लिख दिया है। तो आ के अंतर्गत, दूसरे आ के अंतर्गत इस तरह का प्रश्न है, वाक्य उचित क्रम में लिखिए। वाक्य उचित क्रम में लिखिए। ऐसे भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। वाक्य को इधर का वाक्य उधर देता है, उधर का वाक्य इधर देता है, उसे सही क्रम में लिखकर प्रश्नों का उत्तर सही कीजिए कहकर बोला जाता है। वाक्य को उचित क्रम में लिखिए कहते हैं। तो है झमझम बरसते झमझम मेघ के सावन, इस वाक्य को हमारी कविता के अंतर्गत देखना चाहिए। कविता में इस वाक्य कहाँ है, इसे ढूंढना चाहिए, तभी इसका उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर क्या हो सकता है? हाँ, आपने उत्तर सही दिया है। झमझम झम मेघ बरसते हैं सावन के। इस तरह से हमें उत्तर देना चाहिए। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है, गगन में गर्जन घुमड़ घुमड़ गिर भरते मेघ। गगन में गर्जन घुमड़ घुमड़ गिर भरते मेघ, इसे भी सही क्रम में लिखिए। तो लिखिए बच्चों। अपनी कविता पाठ के अंतर्गत जाइए। कविता पाठ में क्या दिया गया है?
क्या है? हाँ, सही कहा तुमने। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, धरती पर झरती धाराएं पर धाराओं। देखिए फिर से कविता की ओर। कविता में किस क्रम में दिया गया है उसे देखिए। कविता पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। देखिए बच्चों, हाँ तुमने कहा है धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, ये भी एक कविता की पंक्ति है। इस तरह से हम कविता को अच्छे ढंग से सही क्रम में ध्यान लगाकर पढ़ने पर इस तरह के प्रश्न के उत्तर अपन आसानी से दे सकते हैं। इस तरह और ई भी दिया गया है। देखिए अर्थग्रहता प्रतिक्रिया के अंतर्गत ई में नीचे दिए गए भावों की पंक्ति लिखिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? भाव दिया गया है। कविता के पंक्ति का भाव दिया गया है। भाव को समझकर हम क्या करना है? पंक्ति लिखना है। देखिए वहाँ पर क्रम में लिखो कहा है और यहाँ पर भाव दिया है, उसकी पंक्ति लिखने को कहा है। तो देखिए बच्चों, सही पंक्ति का यहाँ पे चयन करना चाहिए। बादलों के घोर अंधकार के बीच बिजली चमक रही है और मन दिन में ही सपने देखने लगता है। तो देखिए बादलों के घोर अंधकार में बिजली चमक रही है, उसी समय में हमारा मन दिन ही दिन में सपने लगता है, सपने देखने को कहता है कहकर हमने पिछली कक्षा में आपको उस कविता का भाव समझाते समय बताए हैं। उसकी पंक्ति क्या है? तो देखिए, बादलों के घोर अंधकार में बिजली चमकने लगती है, उसी समय में हमें दिन ही दिन में सपने देखने को कहता है। चमचम बिजली चमक रही है उन बेगन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। हाँ, तुमने सही उत्तर दिया है, बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिए हैं। इस तरह से हम इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है, कवि चाहते हैं कि जीवन में सावन बार बार आए और सब मिलकर झूले में झूले। देखिए कवि कहते हैं कि जीवन में सावन बार बार आए और हम सभी मिलकर झूले में झूले कहकर कवि ने हमें उस भाव के अंतर्गत समझाए हैं। भाव भी हमें समझ में आया है। तो बताइए इसकी पंक्ति क्या होती है? हमने बहुत सुंदर ढंग से गीत गाकर भी आपको समझाए थे पिछली कक्षा में। देखिए बच्चों, बताइए। हाँ, आपने सही उत्तर दिया है। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। देखिए कविता कितनी सुंदर ढंग से कवि ने हमें बताए हैं। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इस तरह का सावन हमारे जीवन में फिर आए कहकर कवि ने हमें बताए हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से हम आसानी से उत्तर पाठ को पढ़ने पर, पाठ ध्यान से पढ़ने पर उत्तर दे सकते हैं। इस तरह से अर्थग्रहता प्रतिक्रिया के प्रश्न भी हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए ई के अंतर्गत इसमें कुछ पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वहाँ पर एक पद्य दिया गया है, उसके प्रश्न दिए गए हैं।
उसके उत्तर भी हमें देना है। बंद किए हैं बादलों ने अंबर के दरवाजे सारे, नहीं नजर आते हैं सूरज ना कहीं चांद सितारे। ऐसा मौसम देखकर चिड़िया ने भी पंख पसारे, हो प्रसन्न धरती के वासी नभ की ओर निहारे। कविता भी बहुत सुंदर है, प्रकृति के संबंधित है। देखिए बच्चों, बंद किए हैं बादलों ने अंबर के दरवाजे सारे, नहीं नजर आते हैं सूरज नहीं कहीं चांद सितारे। ऐसा मौसम देखकर चिड़िया ने भी पंख पसारे, हो प्रसन्न धरती के वासी नभ की ओर निहारे। इस तरह प्रकृति में का सुंदर दृश्य को लेकर इस कविता दिया गया है, पद्य को दिया गया है। तो देखिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर भी हम देना चाहिए। किसने अंबर के दरवाजे बंद किए हैं? आसानी से उत्तर दे सकते हो। किसने अंबर के दरवाजे बंद किए हैं? देखिए, अंबर कहने से क्या है? अंबर कहने से आकाश है। किसने अंबर के दरवाजे बंद किए हैं? बताइए बच्चों, अंबर कहने से क्या है? आकाश है। दरवाजे बंद किसने किए हैं? बताइए। आकाश के दरवाजे कौन बंद करते हैं? हाँ, आकाश के दरवाजे, आकाश जब कब नहीं दिखता हमें? वर्षा के समय, सावन मास में क्या होता है? घने बादल आकर आकाश को नहीं दिखने देते, वो छा लेते हैं। इस तरह से आसानी से उत्तर दिया है। इस कविता का विषय क्या है? इस कविता का विषय क्या है? आप ही बताइए, किसके बारे में है इस कविता? ऐसे प्रश्न आपको अर्थगर्भिता प्रतिक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। आसानी से उत्तर देना चाहिए। आप सभी ध्यान लगाइए इस कविता की ओर। हाँ, कविता का विषय क्या है? प्रकृति है। प्रकृति के बारे में हमें बताया गया है। इससे पहले भी हमें बरसते बादल कविता में पूरी तरह से प्रकृति का वर्णन है। इस कविता में भी प्रकृति का वर्णन ही है। तो इस तरह से हम अर्थगर्भिता प्रतिक्रिया के प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारी इस पाठ्य पुस्तक में और परीक्षा में भी और दूसरा क्या आता है? अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। सृजनात्मकता कहने से अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी, स्वरचना। इसी को स्वरचना कहते हैं। आप ही अपने ढंग से, अपने सोच विचार के अनुसार ही इस प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। ये लघु प्रश्न होते हैं, इसके उत्तर बड़े होते हैं। 8 अंक होते हैं इसके अंतर्गत हमें परीक्षा में लिखनी होगी। तो देखिए, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंतर्गत हमें 4 तरह के प्रश्न आते हैं। 2 तरह के प्रश्न पद्य भाग के अंतर्गत आते हैं और 2 तरह के प्रश्न गद्य भाग के अंतर्गत आते हैं। पद्य में 2 और गद्य में 2 लिखना जरूरी है। तो देखिए बच्चों, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में हमारी पुस्तक में देखिए, वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन आधार है कैसे? ये सोच विचार कर लिखने वाला प्रश्न है। कैसे, क्यों, इस तरह के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन आधार है कैसे? वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन आधार क्यों हो सकता है? आप ही सोचिए। इस तरह के उत्तर आप स्वयं कुछ समय लेकर भी सोच विचार कर लिखिए। लिखकर आप सभी ध्यान से सभी सहयोगियों के साथ उसका सहयोग लेते हुए भी लिख सकते हो और चर्चा भी करके लिख सकते हो। और उसके बाद आपका अध्यापक, अपने अध्यापक का सहयोग भी आप हमको भी बता सकते हो। तो देखिए बच्चे, कैसा और क्यों के प्रश्न इस तरह से अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंतर्गत होते हैं। तो देखिए, और आ भाग के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है,
बरसते बादल कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये तो कविता का पूर्ण रूप से सारांश पूछा जा रहा है। बरसते बादल कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण सोचकर लिखना है। प्रकृति की सुंदरता किस तरह से होती है, बरसते बादल पाठ में हमें कवि सुमित्रानंद पंत ने किस तरह से बताए गए हैं, और उसी ना होके और दूसरे भी आप अपने सोच विचार के साथ भी कुछ शब्दों को, कुछ अंशों को भी जोड़कर आप लिख सकते हो अपने ढंग से। जो पाठ्य पुस्तक में अध्यापक और जो विषय ना क्यों ना हो, और दूसरा भी आप किसी और दूसरी पुस्तक या पत्र और ग्रंथालय के पुस्तक जो कुछ भी आप पढ़ा हो उसके विषय भी आप सभी लोग प्रकृति के संबंधित इसमें जोड़कर भी इसका उत्तर आसानी से दे सकते हो। तो देखिए बच्चों, इस तरह के लघु उत्तर लिखते समय कवि का कुछ परिचय भी देना जरूरी है। इस तरह से कवि क्यों कहने से हर बार हमें कवि ने इस तरह से बताए कहकर कवि का कुछ परिचय और दो चार वाक्य भी लिखकर हम प्रकृति में इस तरह से कवि ने कहा कहकर लिखने से कुछ अच्छे अंक भी मिल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आ भाग में हमें ऐसा प्रश्न पूछा गया है पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत। तो देखिए ई में देखिए प्रकृति सौंदर्य की एक छोटी सी कविता लिखिए, इस तरह का प्रश्न है। प्रकृति सौंदर्य की संबंधित एक छोटी सी कविता लिखिए। बहुत सारे कविताएं हम पढ़ते, पिछले कक्षा में 9वीं कक्षा में भी पढ़े हैं, 8वीं कक्षा में भी पढ़े। हर कक्षा में हमें प्रकृति के संबंधी कविताएं पढ़कर आए हैं। देखिए आसानी से देखिए, इससे पहले भी हम कुछ वर्षा के समय में रिमझिम रिमझिम पानी पड़ता, झमझम का मन खूब पड़कता, इस तरह के कविताएं बहुत सारे होते हैं। 8वीं कक्षा में कौन पाठ है और 9वीं कक्षा में प्रकृति की सीख है। इस तरह के कविताएं भी आप आसानी से भी इसके अंतर्गत जोड़ सकते हैं। और दूसरे पुस्तकों में भी प्रकृति के संबंधी कविताएं बहुत सारे मिलते हैं, उसे भी आप जोड़कर लिख सकते हैं। और देखिए ई के अंतर्गत फिर आए जीवन में सावन मन भावन, ऐसा क्यों कहा गया होगा स्पष्ट कीजिए। उसी को दोहराया गया है। कवि ने क्यों कहा है ऐसा शब्द, फिर आए जीवन में सावन मन भावन कहकर क्यों कहा है। क्यों कहने से आप इस पर प्रश्न के उत्तर को ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में ही आप सोचना चाहिए। देखिए बच्चों, बरसे बादल कविता के कवि प्रकृति का सुंदर चित्रण किस तरह से कहा है, इस ही प्रश्न में आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल सकता है। तो देखिए आपको क्या कहा गया है, फिर आए जीवन में सावन मन भावन कहकर कवि ने ऐसा शब्द क्यों दोहराया है। कहने से फिर से कवि ने इस तरह से कहा है। वर्षा ऋतु में सावन मास में बारिश की प्रकृति की सुंदरता किस तरह से होती है कहकर कवि ने किस तरह से कहा है, और उसकी पूरी सुंदरता को हम दर्शाते हुए हम इसलिए कवि ने हमें इस सावन मास को जीवन में फिर आना कहकर दर्शाया कहकर हम आसानी से उत्तर दे सकते, उसी को फिर से दोहराना चाहिए। इस तरह से हम आसानी से इन सभी का सोच विचार कर उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम अपने आसानी से उत्तर देने से 8 अंक हमें आसानी से आ जाते हैं। तो देखिए हर परीक्षा में हमें भाषा की बात और शब्द भंडार के प्रश्न भी होते हैं, ये भाग 2 में होते हैं। इसमें 20 अंक हमें मिल जाते हैं। तो देखिए हर पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हमें
आखिरी में भाषा की बात होती है। इसी को भाषा की बात कहने से, भाषा की बात के अंतर्गत ही भाषा की बात और शब्द भंडार होते हैं। भाषा की बात के अंतर्गत व्याकरणांश होते हैं, शब्द भंडार के अंतर्गत शब्द होते हैं। शब्द में क्या होते हैं? शब्दार्थ होते हैं, भिन्नार्थ होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, वचन होते हैं। इस तरह के शब्द हमें शब्दार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी मिलकर भाषा की बात कहते हैं। 20 अंक इसके अंतर्गत हमें आते हैं। तो चलिए बच्चों, हम भाषा की बात की भी जानकारी हमें लेंगे। भाषा की बात तो देखिए, ये पूर्ण रूप से व्याकरणांश है, व्याकरण के अंतर्गत ही आता है ये। तो देखिए, तरु, गगन, घन, तो इनका पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका लिखना जरूरी है। तो देखिए, तरु, तरु कहने से क्या है? दीजिए, हम पाठ के अंतर्गत हमने आपको समझाया है। तरु कहने से पेड़ है, वृक्ष है। हाँ, आप सही कहा है। पेड़, वृक्ष, पादक और भी हो सकते हैं, विटप। हाँ, विटप भी इसका उत्तर हो सकता है। तो देखिए, दूसरा है गगन। गगन कहने से क्या है? गगन का पर्यायवाची शब्द नभ, आकाश और अंबर। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। और देखिए, घन, बताइए उत्तर, आप ही बताना चाहिए। घन कहने से क्या है? हाँ, सही कहा आपने। घन कहने से मेघ है। और हाँ, बादल, सही बताया आपने, बादल। और क्या है? नीरद। वेरी गुड। इस तरह से हम उत्तर दे सकते हैं। तो इसके अंतर्गत और दूसरा आ भी है, इसके अंतर्गत वाक्य प्रयोग कीजिए कहकर हमें बताया है। मेघ और तरु। मेघ कहने से क्या है? मेघ कहने से बादल है। इसी का वाक्य प्रयोग करना चाहिए। तेलुगु में इसे क्या कहते हैं? सोंता वाक्यालु। सोंता वाक्यालु आसानी से लिख सकते हो आप, तीसरी चौथी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। सोंता वाक्यालु कहने से आप खुद ही अपने शब्दों में उस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, मेघ कहने से बादल है। ये वाक्य अंतर्गत वर्षा मेघ आने पर होती है। इस तरह से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और तरु, आप देना है उसका उत्तर। तरु कहने से क्या है? पेड़ है। दीजिए आप उत्तर। तरु कहने से पेड़ है। हाँ, आप सही कहा, पेड़। हाँ, पेड़ हमें फूल और फल देते हैं। इस तरह से आसानी से आप वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, ई के अंतर्गत इन्हें समझिए और सूचना के अनुसार कीजिए। इन्हें समझिए और सूचना के अनुसार कीजिए करने से बादल बरसते हैं। रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। रेखांकित शब्द का पद परिचय देना चाहिए। कहाँ रेखा खींचे? बादल के अंतर्गत। बादल क्या है? वो एक संज्ञा है। संज्ञा है वो, बादल संज्ञा है वो। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और इस वाक्य क्या है? बादल बरसते हैं। बरसते हैं, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ये बहुवचन में है वाक्य। इस तरह से हम वाक्य को समझ सकते हो। तो देखिए,
इसके अंतर्गत 1 और 2, 3 इस तरह से उत्तर प्रश्न पूछा गया है। तो पेड़ पौधे क्या है, समास पहचानिए कहकर यहाँ पर दिया गया है। पेड़ पौधे इससे पहली भी कक्षा 9वीं में भी आपको कहीं सुना है, आपने कहीं भी देखा होगा आप, पेड़ और पौधे, भाई और बहन, गुरु और शिष्य, ऐसे शब्द देखे हो आप। बीच में लकीर आती है, क्या है ये, कौन सा समास है, पेड़ और पौधे। समास कौन सा है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है। पशु और पक्षी यहाँ पर दिया गया है, पशु और पक्षी, ये भी द्वंद्व समास है। इस तरह से बीच में लकीर आती है तो वो द्वंद्व समास होता है। तो बराबरी की तुलना की जाती है, उसी को द्वंद्व कहा जाता है। तो ई के अंतर्गत देखिए, शब्द संक्षिप्त में लिखना है, ये भी हमें पार्ट बी में आता है। शब्द संक्षिप्त में लिखना है। मन को बहाने वाला क्या है, मन को बहाने वाला, मन को बहाने वाला मन भावन है, मन को बहाने वाला। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, विग्रह दिया गया है, उसका समासिक पद को हमें, समासिक शब्द को वहाँ पर रखना है। और उसी तरह से मन को मोहने वाला, मन को मोहने वाला क्या हो सकता है, हाँ, मन मोहन। इसे आसानी से उत्तर हमें दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पाठ को आसानी से समझ सकते हैं। और इसी के अंतर्गत हमें पाठ में परियोजना कार्य भी दिया गया है। परियोजना कार्य हर पाठ के पीछे होता है। परियोजना कहने से इसी को तेलुगु में, अंग्रेजी में प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इस कविता में परियोजना कार्य के अंतर्गत हमें बताया गया है कि वर्षा, बादल, नदी, सागर, सूरज, चांद, झरना आदि में किसी एक विषय पर प्रकृति का वर्णन से जुड़ी कविता का संग्रह कीजिए और कक्षा में उसका प्रदर्शन कीजिए। चलिए बच्चों, आप सभी एक साथ झूठ होकर, कुछ दलों, कुछ 5-5 आदमी झूठ होकर भी आप इसका चयन कर सकते हैं और इसका परियोजना कार्य को आसानी से कर सकते हो। और इसे हम कक्षा में भी प्रदर्शन करना चाहिए और इसके बारे में भी हम बताना चाहिए। वर्षा, बादल और नदी, सागर, सूरज, ये पूरे प्रकृति के संबंधित विषय है, इसको आसानी से हम बता सकते हैं। इस तरह से हमें कवि ने प्रकृति की सुंदरता का दृश्य के बारे में हमें बताए हैं। तो इस तरह से हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।